Welcome to Global Education. Social Studies, Class 9, Chapter 20, Gujarat State Board of School Textbooks, Disaster Management. तो अभी हम आते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे जाने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि डिज़ास्टर क्या होता है। डिज़ास्टर जैसे आप नाम से जानते ही हो कि बहुत बड़ी कुछ आपदा आ जाती है तो उसको डिज़ास्टर कहते हैं, लेकिन ठीक है, जो बुक में लिखा हुआ वो भी हम देख लेते हैं। डिज़ास्टर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल डिज़ास्टर, एक होता है मैन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर, यानी कि आदमी जो सबसे बड़ा विलन है ना, वो डिज़ास्टर भी करता है। बहुत कुछ और भी करता है, लेकिन उसमें से एक चीज़ डिज़ास्टर भी करता है। बहुत कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ घिनौनी चीज़ें भी करता है। तो कैटास्ट्रोफिक डिज़ास्टर होता है, डायस्ट्रोफिक डिज़ास्टर होता है। ये डिज़ास्टर कहाँ से आता है? अर्थ के अंदर में मूवमेंट हो जाती है, हिल जाती है अर्थ अंदर से, उससे भी डिज़ास्टर हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। दूर ऊपर एटमॉस्फेयर में, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में कुछ हलचल हो जाती है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, उससे डिस्टर्बेंस आ जाती है, उससे डिज़ास्टर हो जाता है। और बहुत बड़े एरिया में ये डिज़ास्टर होता है, पूरे अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़े एरिया में ये डिज़ास्टर फील करा जाता है, तभी इसको डिज़ास्टर कहते हैं, ऐसे नहीं। और इससे बहुत बड़ी डिवास्टेशन होती है, बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ी आपदा आती है, लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को डैमेज होता है, बहुत बुरी तरीके से होता है, बहुत बड़े स्केल पर होता है। और नेचुरल और मैन इंड्यूस्ड अगर डिज़ास्टर को इकट्ठा करते हैं कि नेचुरल और मैन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर अगर इकट्ठे कर दिए जाए तो वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब हो जाता है। फिर प्री प्लान डिज़ास्टर भी होते हैं, जो कि आदमी ही करता है भैया, और तो कोई नहीं करता प्री प्लान डिज़ास्टर। जैसे यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब गिराया था, इसके कारण वर्ल्ड वॉर 2 का एंड भी हुआ था। फिर ह्यूमन नेग्लिजेंस या मिस्टेक से भी डिज़ास्टर होता है, आदमी गलतियां करता है, उससे भी डिज़ास्टर होता है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी, भोपाल मध्य प्रदेश, चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर रशिया में हुआ, ये सब आदमी की गलतियों से हुआ, और भी बहुत सारे। तो डिज़ास्टर के अगर हम टाइप्स देखें तो वो होते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करते हैं, जैसे कि रिस्क क्या है डिज़ास्टर से, फिर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, रिलीफ वर्क, ओवरऑल प्रिपरेशन, क्या चीज़ हमको जाननी चाहिए, उस सिचुएशन में हमको क्या चीज़ की मदद मिल सकती है, वो सारी चीज़ें हमको जाननी चाहिए। डिज़ास्टर के टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं जैसे नेचुरल डिज़ास्टर। तो नेचुरल डिज़ास्टर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं फोरकास्टेबल, एक होते हैं नॉन फोरकास्टेबल। वैसे डिज़ास्टर दो तरीके के हैं, एक नेचुरल डिज़ास्टर और एक मैन मेड डिज़ास्टर। अब नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर में भी फोरकास्टेबल और नॉन फोरकास्टेबल डिज़ास्टर होते हैं, दो तरीके के इसके अंदर भी होते हैं। मतलब फोरकास्टेबल के अंदर जैसे कि फ्लड हो गया, सुनामी, साइक्लोन, ड्रॉट। सुनामी अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देंगे अभी थोड़ी देर में, नहीं तो क्लास 8th में भी हमने डिज़ास्टर का बनाया था चैप्टर, आप वो भी देख सकते हो। तो आपको सारी चीज़ें और सारे टाइप के डिज़ास्टर के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बल्कि मेरा रिकमेंडेशन है कि आप क्लास 8th का वो चैप्टर देख के, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हाँ, चीज़ परमानेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर नॉन फोरकास्टेबल डिज़ास्टर्स भी होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग। तो ये सारे नॉन फोरकास्टेबल डिज़ास्टर्स भी होते हैं। फिर आते हैं मैन मेड डिज़ास्टर, इंसान सबसे बड़ा विलन। फायर, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो आपकी फैक्ट्रियों में होते हैं, बॉम्ब एक्सप्लोजन, रॉयट्स, इस तरीके की चीज़ें। फिर आते हैं नेचुरल डिज़ास्टर, फ्लड। भैया फ्लड यानी कि बाढ़, पानी आ गया, सैलाब आ गया,
तो एक्सटेंसिव लैंड एरिया जो है, ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पानी के नीचे सबमर्ज हो जाता है, उसके ऊपर पानी ही पानी दिखता है और कई दिनों तक उसके ऊपर पानी ही पानी दिखता है। रिवर जो है, नदी जो है, ओवरफ्लो कर जाती है, बैंक्स तोड़ के नियर बाई एरियाज़ में को पानी के अंदर कर देती है। ये नेचुरल इवेंट है, सदियों से होता आ रहा है। बरसात होती है, एक्सेसिव रेन होती है, बाढ़ आती है, तो कॉन्टीन्यूस हेवी रेनफॉल इसका एक कॉज है, कारण। अब ये डेंजरस हो जाता है जब कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपने कर दी और आपको पता नहीं था कि यहाँ पे क्या कुछ होता है, यहाँ पे बाढ़ आती है, अर्थक्वेक आती है, तो ऐसे में आपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर दी, बस ऐसे ही कर दी। आपको उसके अनुसार प्रिपेयर होकर प्लानिंग करके उसको आपके डिज़ाइन में, आपके प्लान्स में लेके चलना चाहिए था कि यहाँ पे बाढ़ आती है तो बाढ़ के अगेंस्ट में हम क्या कुछ कर सकते हैं अपने बिल्डिंग में, अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में। जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, चाहे आप फैक्ट्री बना रहे हैं, चाहे कुछ भी बना रहे हैं, चाहे बिल्डिंग बना रहे हैं, चाहे स्कूल कॉलेज कुछ भी बना रहे हैं, उसमें आपको वो चीज़ इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए थी प्लानिंग के दौरान ही। फिर ह्यूमन एक्टिविटी के अनुसार भी फ्लड आता है भैया। ड्रेनेज पैटर्न देखा नहीं, ऐसे ही कर दिया कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन जो है वो भी कई बार गलत पड़ जाता है कई बार। और ड्रेनेज पैटर्न देखा नहीं, स्लोप ऑफ लैंड देखा नहीं, कहाँ पे बरसात होती है, कहाँ पे बरसात नहीं होती है, बस ऐसे ही कंस्ट्रक्शन कर दी। तो ये सारी चीज़ें देख करके अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो आप काफ़ी हद तक फ्लड प्रूफ, अर्थक्वेक प्रूफ कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। यहाँ पे अभी हम फ्लड के ऊपर है, तो फ्लड को अवॉइड करने के लिए या फ्लड विदस्टैंड करने के लायक की कंस्ट्रक्शन करी जा सकती थी। उसकी स्लोप किस तरफ है? अरे यार, स्लोप के अंदर हम नहीं बनाए, हम कहीं और पे बना दें, बिल्डिंग थोड़ी हायर एरिया में बना दें, ऐसा भी तो कर सकते थे ना। तो आपका लार्ज स्केल डैमेज लाइफ और प्रॉपर्टी का बच जाता है इस तरीके से। फ्लड आए तो क्या करना चाहिए भैया? आपको फ्लड नहीं लेके आना है, आपको फ्लड से बचने के लिए क्या करना है वो सब देखिए। आपको फ्लड लाने के लिए नहीं बोल रहे कि फ्लड लाने के लिए क्या कुछ करो। तो व्हाट टू डू? आपको प्रेशियस पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो आपकी खुद की कीमती चीज़ें जो हैं, जो आपकी, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी मत कर लेना अपने आप को, वो सब लेके रेडी रहना चाहिए कि आपको कभी भी सेफ जगह के लिए भागना पड़ सकता है। अपने साथ सूखा ब्रेकफास्ट, मतलब ड्राई ब्रेकफास्ट, कैंडल्स, ड्राई ब्रेकफास्ट इसके लिए क्योंकि ड्राई ब्रेकफास्ट देरी से ख़राब होता है, गीला ब्रेकफास्ट जो होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, इसके लिए ड्राई ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, लंबे समय तक चल सकता है। कैंडल्स, लालटेन, मैच बॉक्स, दिया सलाई, ये सारी चीज़ें एक वाटरप्रूफ ड्राई प्लास्टिक बैग बॉक्स इसमें रख के अपने साथ में रखिए, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है भागने की। आपके बच्चों को खिला पिला के रखिए, उनको भूखा मत रखिए, क्योंकि कितनी देर तक अगर आप भागोगे तो कितनी देर तक भागोगे और कितनी देर तक वो नहीं खा पाएंगे या आप उनको खिला नहीं पाओगे। क्योंकि कुछ एज ग्रुप के नीचे के बच्चे होते हैं तो वो तभी खा सकते हैं जब आप खिलाओगे, अपने आप नहीं खा सकते। और फ्लड के बाद में जब पानी पीछे हट जाता है और ड्राई एरिया वापस निकल आता है, तब भी आपको सावधानी बरतनी है। और जो पानी आप पियोगे वो बॉयल करके पीजिएगा, फ़िल्टर करके बॉयल करके पीजिएगा। रेडियो मोबाइल भी चार्ज करके अपने साथ में ही रखिए, एक्स्ट्रा बैटरीज भी रखिए, बैम्बू स्टिक भी रखिए, क्योंकि जब बरसात होती है तो सांप भी निकल के आते हैं, वो भी ड्राई एरिया में जाने के लिए तड़पते हैं, और तो वो भी आपको बाधा समझ के आपके साथ उलझ सकते हैं, आपको काट भी सकते हैं। तो बैम्बू स्टिक या कोई स्टिक्स भी अपने पास में रखिएगा। क्या ना करें? तो जो खाना फ्लड के पानी में बना हुआ है वो तो बिल्कुल मत खाइएगा, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है आपको उससे। कभी भी आप सेफ प्लेस से बाहर मत जाइए
बिना ऑथेंटिक रिलायबल इंफॉर्मेशन लिए कि रूट कैसा है, उसके ऊपर फ्लड तो नहीं आ गया हुआ, पानी में डूब तो नहीं गया हुआ, तो जब तक आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक आप सेफ जगह से बाहर मत जाइए। फिर आते हैं हम साइक्लोन पे। ये दूसरा नेचुरल डिज़ास्टर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने आपको बताया था ना कि धरती के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम ज़्यादा होता है, उससे भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो उसमें से एक चीज़ ये रही साइक्लोन। एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, जब प्रेशर हाई या लो हो जाता है या सडन दोनों हो जाते हैं, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, तब जाके साइक्लोन होता है। और इसमें क्या होता है, एक सडन सीवियर स्टॉर्म आता है, अनइक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तब ये होता है। और डिवास्टेशन तो अरे तबाही तो ख़तरनाक लेके आता है। जिस एरिया में से पास करता है पता चल जाता है कि यहाँ पे साइक्लोन आया था, सारे पेड़ पौधे, होर्डिंग, बिल्डिंग सब गिर गए होते हैं, झोपड़ियाँ, जितनी भी वीक बिल्डिंग्स हैं वो सारी गिर जाती हैं। ये इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट, कच्छ, सौराष्ट्र, ये सब में काफ़ी आता है। उड़ीसा में भी आता है, वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट में भी आता है, वेस्टर्न कोस्ट में भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट में आता है और कच्छ और सौराष्ट्र में आता है, वेस्टर्न कोस्ट में भी आता है। तो इंडिया में साइक्लोन कहते हैं इसको। यूएसए में हरिकेन या टॉर्नेडो कहते हैं। जापान और चाइना में इसको टाइफून कहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। क्या करें साइक्लोन लाने के लिए, नहीं साइक्लोन से बचने के लिए क्या करें? जो भी आपका न्यूज़ बुलेटिन है, रेडियो है, टीवी है, उसको ध्यान से सुने और उसमें एंटिसिपेटेड टाइम की लगभग इतने बजे ये यहाँ पर हिट करेगा और ज़मीन पर जब आएगा तो इस जगह पर आएगा, ये सब बताया जाता है। समुद्र से जब ज़मीन पे आता है तो लैंडिंग कहाँ पे हो रही है, कितनी स्पीड की विंड चलेगी, लैंडिंग के बाद में कितनी स्पीड की विंड्स रहेंगी, ये सारा कुछ उसमें बताया जाता है न्यूज़ में। टीवी न्यूज़, रेडियो बुलेटिन्स और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो भी आपको अनाउंसमेंट करके बताता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक्स्ट्रा सेट ऑफ बैटरीज़ भी अपने पास हैंडी रखिए, रेडियो और ट्रांजिस्टर के लिए। मोबाइल फ़ोन्स, पावर बैंक्स को फुली चार्ज रखिए पहले से ही। जो रेडियो, टीवी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम या एनडीआरएफ या पब्लिक रिलीफ ऑपरेशंस जो है, वो जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए और उनका पालन भी करिए। रूमर्स से तो दूर ही रहिएगा। रूमर्स तो बहुत कुछ कहते हैं, सच भी कहते हैं, झूठ भी कहते हैं, उसका तो रूमर्स से तो दूर ही रहिए। जो भी चीज़ लीजिए ऑथेंटिक लीजिए, रेडियो, टीवी, ये सब से लीजिए। एडिशनल खाना, राशन, वाटर, पानी, ब्रेकफास्ट, कुछ दिनों के लायक का, और भी जो जो आपकी डेली नीड की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, जो बड़े बूढ़ों को आपके घर में दवाइयाँ दी जा रही हैं या जो बच्चों को दी जा रही है, या फर्स्ट एड के तौर पे, इमरजेंसी के तौर पे जो जो दवाइयों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, बुखार, गला ख़राब, खांसी, जुकाम, ऐसे सब जो जनरल इमरजेंसी की चीज़ों के लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, बच्चे, बूढ़े और जवान, तीनों टाइप के लोगों के लिए, क्योंकि आपके घर में बच्चे भी हो सकते हैं और एल्डरली आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तो उनके लिए भी आप ये सब चीज़ें रेडी रखिएगा। एनडीआरएफ या रेस्क्यू टीम्स जो आपको कहती हैं, अगर आपको कहती है कि ये एरिया खाली कर दो तो खाली कर दीजिए, सोचिए मत ज़्यादा। जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनका पालन करिए, टॉप प्रायोरिटी पे पालन करिए। साफ़ और प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर ही पीजिएगा। शेल्टर होम में अगर आप रहते हैं तो शेल्टर होम की इंस्ट्रक्शंस आपको, कई बार क्या होता है कि वो जो इफ़ेक्टेड एरिया के पास की जो झुग्गी झोपड़ी ऐसे या जो भी अच्छे मकान भी होते हैं ना, उनको शिफ्ट करा देते हैं शेल्टर होम्स में कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तो इनको शेल्टर होम्स में शिफ्ट करा दीजिए। तो शेल्टर होम्स के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका भी पालन करना बहुत ज़रूरी है और बिना उनकी इजाज़त के, बिना उनके परमिशन के, बिना उनको बताए शेल्टर होम्स को मत छोड़िएगा, क्योंकि कब कहाँ किधर वो स्ट्राइक करना है साइक्लोन
उनको ज़्यादा पता है आपसे। जो आपके पालतू जानवर हैं, गधे, घोड़े, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, उनको बांध के मत रखिएगा। वो अपना बचाव कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन आप उनको अगर खुला छोड़ेंगे, उनके गले की रस्सी हटा देंगे, तो वो अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं, इधर उधर भाग भी सकते हैं, बच भी सकते हैं। अगर आप उनको बांध के आ जाएंगे तो फिर तो उनका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्या नहीं करना चाहिए साइक्लोन के सिलसिले में? जो इंस्ट्रक्शंस एनडीआरएफ, रेस्क्यू टीम, शेल्टर होम ये सब दे रहे हैं, उनको सुनिए, अच्छे से सुनिए और उनका पालन करिएगा। अगर आप पालन नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जब एटमॉस्फेयर ठीक हो जाए, विंड्स चलनी बंद हो जाए, रेन बंद हो जाए, बरसात भी बंद हो जाए, तब भी बाहर मत जाइए। जब तक आपको अथॉरिटीज़, एनडीआरएफ, वेदर डिपार्टमेंट, रेडियो, टीवी आपको क्लियरेंस ना दे दे कि भैया आप जा सकते हो, आप बाहर, अब खतरा टल गया है, तब तक मत बाहर जाइए। इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक के खंबे, वायर, इन सब के लॉन्ग डिस्टेंस लाइंस, इन सब से दूर रहिए, इनको टच भी मत करिए। अगर ये पानी में गिर गए हैं तो उस तरफ पानी में भी मत जाइए, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। और पेड़ और होर्डिंग्स जानते हैं ना, जो एडवर्टाइजमेंट वाली होर्डिंग्स होती हैं, उनके आसपास तो शेल्टर लीजिएगा भी मत। वो गिर सकती हैं, बहुत तेज़ हवाएं होती है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की स्पीड पे हवा चलती है तब साइक्लोन में, तो उनके तो पास में भी मत जाइएगा। पेड़ भी गिर सकते हैं और होर्डिंग्स भी गिर सकती हैं। अब हम आते हैं दूसरे तरीके के नेचुरल डिज़ास्टर, जिसको अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। तो अर्थक्वेक जो होता है वो अर्थ की सरफेस हिलती है, शेक करती है। भाई क्यों होता है? नीचे अर्थ के अंदर दूर नीचे इंटीरियर में टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। वो प्लेट्स की मूवमेंट से के वजह से ऊपर सरफेस की जो परत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिलडुल होती है, बहुत ज़्यादा, तो उससे अर्थक्वेक आता है। जहाँ पे रिलीफ वीक है वो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ कहलाते हैं, और इनको आइडेंटिफाई करा जा सकता है अर्थक्वेक प्रोन एरिया को। अर्थक्वेक को फोरकास्ट नहीं करा जा सकता, लेकिन अर्थक्वेक प्रोन एरिया को आइडेंटिफाई करा जा सकता है। यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं जनरली, यहाँ के नीचे की रिलीफ वीक है थोड़ी, और जो डैमेज है उसको फोरकास्ट नहीं करा जा सकता। सिर्फ कि कितना डैमेज होएगा या कब अर्थक्वेक आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन इस एरिया में आ सकता है ये कह सकते हो आप। जब अर्थक्वेक आए तो क्या करें भैया? अर्थक्वेक मत लाना और सब कुछ कर लेना। अर्थक्वेक से बचने के लिए क्या कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। एक कोई, अगर आप स्कूल में हैं तो बेंच या टेबल के नीचे आ जाइए, स्कूल में बेंच के नीचे आ जाइए। अगर आप ओपन में हैं तो इलेक्ट्रिक वायर, पोल्स, बिल्डिंग्स, उनकी बैल्कनी, इनसे तो थोड़ा दूर ही रहिएगा, थोड़ी दूरी बना के रहिएगा, ताकि कहीं आपको इलेक्ट्रिक्यूशन ना हो जाए या कहीं वो बिल्डिंग या वो बैल्कनी आपके ऊपर ना गिर जाए। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो अपनी व्हीकल को रोक दीजिए। किसी ब्रिज अगर आपके पास में है तो ब्रिज के ऊपर रोक दीजिए या ब्रिज के नीचे रोक दीजिए। इलेक्ट्रिक वायर, केबल, पावर लाइन, ट्रैफिक सिग्नल का जहाँ पे भी बिजली है उससे तो थोड़ा सा दूर ही रखिएगा आप, ट्रैफिक सिग्नल से भी दूरी। और अपने व्हीकल में ही बैठे रहिए जब तक अर्थक्वेक पूरा नहीं होता, ख़त्म नहीं हो जाता। अर्थक्वेक के बाद में भी जो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, वॉल हैंगिंग, सीलिंग फैन, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो गिर सकती हैं, उनसे थोड़ा दूर ही रहिएगा। ये मत सोचिए कि अर्थक्वेक हो गया, जिसने गिरना था गिर गया, भैया वो अभी भी गिर सकता है। उसके आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर शॉक्स ऐसे सब बहुत देर तक आते रहते हैं, कुछ देरी के बाद में आते रहते हैं। और इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस जो भी आपको एनडीआरएफ, लोकल रेडियो, रेस्क्यू टीम दे रहा है, ज़रा उसको सुनिएगा और उसको उसमें जो कहा जा रहा है वो करिएगा। अगर कोई नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसको अर्थक्वेक प्रूफ बनाइएगा। क्या ना करे अर्थक्वेक के टाइम पे,
भैया कहीं दौड़ भाग करके मत जाना, डर डरा के मत जाना, चीखना चिल्लाना नहीं। आपके चीखने चिल्लाने से दूसरे लोग घबरा सकते हैं, तो आप स्टे काम करिएगा, शांत रहिएगा। शांत रह के आपका भी दिमाग चलेगा और दूसरों को भी आप डराएंगे नहीं। कहीं दौड़ भाग करके मत जाइए, डर के भागिए मत। और अर्थक्वेक के बाद में चीज़ों को नीचे गिरने से मत रोकिएगा, उसके नीचे आप भी आ सकते हो। वो चीज़ें आपके ऊपर भी गिर सकती हैं, मतलब एलिवेटर यानी कि लिफ्ट, एस्केलेटर्स, ये सब मत यूज़ करिएगा अर्थक्वेक के दौरान या उसके जस्ट बाद में। अगर आपके घर में या जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पे शीशे का शैंडलियर जो होता है ना, वो अगर है तो उसके नीचे में मत खड़े होइएगा। सीलिंग फ़ैन के नीचे में मत खड़े होइएगा। कबर्ड, अलमीरा, मिरर, इन सब के पास में मत खड़े होइए, वो भी गिर सकते हैं, टूट सकते हैं और आपको चोट लगा सकते हैं, आपको दबा सकते हैं अपने अंदर। एक माचिस की तीली, लाइटर, ये सब मत जलाइएगा। कुकिंग गैस या और कोई कंबस्टेबल गैस जो है या और कोई केमिकल वहाँ पे लीक हो रहा हो सकता है जिसके कारण आग लग जाए, तो ये सब चीज़ें मत करिएगा। अगर आपको इमरजेंसी नहीं है, किसी को मेडिकल की ज़रूरत नहीं है या कहीं पे आग ना लग गई हो, तो आप फ़ोन कॉल मत करिएगा। और जो नेटवर्क है, नेटवर्क का मतलब मोबाइल नेटवर्क या दूसरा नेटवर्क जो है क्या कहते हैं उसको, वेब नेटवर्क, तो डाटा नेटवर्क, उसको क्लॉग मत करिएगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बिजी है। कुछ इमरजेंसीज ड्यूटी में जो लोगों को इमरजेंसी है उनको यूज़ कर लेने दीजिए, आप फजूल में मत उसको यूज़ करिएगा। ट्राई करिएगा अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जिन लोगों के पास इमरजेंसी है वो लोग भी इमरजेंसी ऑपरेशंस वालों को बुला रहे होंगे। फिर आते हैं हम सुनामी, ये और एक नेचुरल डिज़ास्टर है। सुनामी जो है ये जापानीज़ वर्ड है, डिस्ट्रक्टिव वेव्स, ख़तरनाक तबाही मचाने वाली वेव्स इसका मतलब होता है। ये ओशन के नीचे में, सी के नीचे में, पानी के नीचे में जब अर्थक्वेक आता है तो उससे ये वेव्स बनती हैं और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और पावरफुल सी वेव्स होती हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक होती हैं, बहुत ही ज़्यादा तबाही कर सकती हैं। और ये सी के नीचे में जनरली जनरेट होती है तब जबकि अर्थक्वेक आता है 7 और उसके ऊपर का रिश्टर स्केल पे मेजर हो तो, या फिर कोई वॉल्केनो अंडरग्राउंड में फट जाए, समुद्र के नीचे, पानी के नीचे मतलब वॉल्केनो इरप्शन हो जाए और 7+ का वो रिश्टर स्केल पे उसका इम्पैक्ट रहे, तो ये हो सकता है सुनामी आ सकता है। सुनामी की वेव्स जो होती है ना बहुत फास्ट चलती है, सर्कुलर मोशन में चलती है। अगर आप एक पॉन्ड में, एक कप में, एक ग्लास में एक कंकड़ डाल दें तो वो कैसे गोल गोल वेव्स बनती है ना पूरे ग्लास में या पूरे पॉन्ड में, वैसे सर्कुलर वेव्स बनती हैं इसमें भी और ये बहुत फास्ट ट्रैवल करती हैं। और डीप सी में जब तक रहती हैं तब तक ये इतनी ज़्यादा पता नहीं चलती ऑर्डिनरी वेव्स और ये कि अलग अलग हैं। तो लेकिन जब ये कम पानी में जाती है ना, शैलो वाटर में जाती हैं, कोस्ट के पास में, तो तब जाके इसका पता चलता है कि ये तो बहुत ही डिवास्टेटिंग है। इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। वेलोसिटी यानी कि स्पीड विद डायरेक्शन, वेलोसिटी कम हो जाती है लेकिन इसकी हाइट जो है ना वो बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि पानी की दीवार हो, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती है ये। सुनामी इंडिया में आई थी दिसंबर 26, 2004 को, 2 लाख प्लस डेथ्स हुई थी। थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अदर साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में, तो ये उसमें से इंडिया भी एक कंट्री थी। और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं क्या उससे एग्जैक्ट टाइम कब आपका सुनामी आएगा वो पता चल सकता है। अर्थक्वेक का नहीं पता चल सकता है, लेकिन अर्थक्वेक के बाद में सुनामी आएगी तो उसका पता चल सकता है, क्योंकि 7+ का और अंडर सी अर्थक्वेक हो तो भी आएगी, अदरवाइज़ तो नहीं आएगी ना।
तो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट आपको इतना बता देते हैं, और कहाँ पे कितना बजे आएगी, कितनी देर लगेगी, और उससे अगर आपको फोरकास्ट कर दिया जाए सुनामी के बारे में, तो आप डेथ और डिवास्टेशन जो है उससे होने वाला ख़तरा जो है वो रिड्यूस कर सकते हो, और लोगों को कह सकते हैं कि सी कोस्ट से दूर चले जाओ इफेक्टेड एरिया में से। तो सुनामी वार्निंग्स क्या करना है, व्हाट टू डू। सुनामी वार्निंग्स जो है उसके अनुसार आपको सेफ़ जगह पे चले जाना है, सी कोस्ट से दूर चले जाना है। अथॉरिटीज़, रेडियो, टीवी जो बता रहा है उसकी इंस्ट्रक्शंस को सुनना है और फॉलो करना है। नई बिल्डिंग्स और सेटलमेंट अगर आपको कोई बनानी है तो सुनामी इफ़ेक्टेड एरिया में, तो आपको उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, किस तरह की बिल्डिंग आपको बनानी है। अगर आप मैंग्रोव्स को बढ़ाओगे तो सुनामी का इफ़ेक्ट वो कम करेंगे। तो मैंग्रोव्स जो होते हैं, जो समुद्र में पौधे उगाते हैं, वो सुनामी का इफ़ेक्ट कम कर सकते हैं। मैंग्रोव्स ऊपर की तरफ उगते हैं, जब हाई टाइड आती है तो मैंग्रोव्स जो होते हैं मार्शेस में, वो सुनामी को रोक सकते हैं, उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं, रोक नहीं सकते, इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। तो वो आप अगर मैंग्रोव्स हैं तो उसका स्पैन बढ़ाइए। क्या नहीं करें सुनामी के टाइम पर। ऊंची बिल्डिंग्स जो सी कोस्ट के पास में है, जहाँ पे सुनामी आनी है, उस एरिया की बात कर रहे हैं। जो सी कोस्ट के पास में ऊंची बिल्डिंग्स है उससे थोड़ा दूर रहिए, वो गिर सकती हैं। अगर वेव्स बहुत बड़ी आ गई और उसके इम्पैक्ट से वो गिर सकती हैं, उसकी फाउंडेशन ख़राब हो सकती है। जब सुनामी चली जाए तब भी आप ज़रा बाहर निकलना मत करिएगा, थोड़ा हीरोपंती मत दिखाइएगा, बाहर बाहर मत निकलिएगा जब तक अथॉरिटीज़, NDRF ये सब आपको क्लियरेंस नहीं दे देती, तब तक तो बिल्कुल बाहर मत निकलिएगा। ड्रॉट, सूखा, ये और एक नेचुरल डिज़ास्टर है जहाँ पे कम बरसात होती है, इर्रेगुलर मानसून होता है, रेनफॉल कम होती है, बरसात कम होती है, वही एरिया पे ड्रॉट होता है, वही एरिया पे सूखा होता है और कहीं नहीं होता। सूखा कैसे होता है? पानी की कमी, मॉइस्चर की कमी, पानी की कमी। इंसान जो है पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। हमने आपको बहुत पहले कुछ बताया था कि करीब 71% ऑफ द अर्थ जो है ना वो पानी है, और उसमें से 97%, 71 का 97% जो है वो खारा पानी है, सी वाटर, सॉल्टी वाटर, सलाइन वाटर। सिर्फ 3% पानी जो है ना वो फ्रेश वाटर है। तो 3% में से भी 1/4 पानी जो है वो तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल या और कहीं पे जमा हुआ है बर्फ़ में। तो आपके पास कितना पानी बचता है, एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा। तो यही पानी जो मीठा पानी है, यही कम हो जाता है, तभी ये आता है, सूखा पड़ता है। तो आदमी की डिपेंडेंसी वाटर के बिना आदमी कितनी देर जी सकता है आपको पता ही है। आदमी, जानवर, बर्ड्स, फिशेस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, नेचुरल वेजिटेशन, जंगली जानवर, पूरा लाइफ साइकिल, फूड चेन, इकोलॉजिकल सिस्टम कितनी देर तक जिंदा रहेगा बिना पानी के। तो इससे बहुत लंबा इफ़ेक्ट होता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है ये। अगर फूड चेन आपकी ख़त्म हो गई तो क्या कर लोगे? सिर्फ आदमी अकेला इससे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, दूसरे जानवर भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, प्लांट्स, पौधे सब इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सिर्फ इंसान के बारे में मत सोचो, और भी चीज़ें हैं, और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी उनके ऊपर भी ये प्रॉब्लम आती है। सारे लिविंग क्रीचर्स जो होते हैं वो भूख से मर जाते हैं। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट करी जाए, ट्रांसपोर्टेशन करी जाए, तो इससे बचा जा सकता है। और इसका अगर आ गया है सूखा तो उसके इफ़ेक्ट को कम करा जा सकता है। इस सब चीज़ों से क्या करना चाहिए? सूखा लाने के लिए नहीं, ड्रॉट लाने के लिए नहीं, ड्रॉट से बचने के लिए ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दीजिए। बूंद बूंद पानी गिरता है, ड्रिप नाम से ही पता चल जाता है ड्रिप का मतलब। तो उसमें पानी की बचत होती है। तो कंजर्व वाटर करिए,
नेचुरल डिज़ास्टर्स व्हाट टू डू, मतलब नेचुरल डिज़ास्टर ड्रॉट को लाने के लिए क्या करना है वो नहीं, ड्रॉट से बचने के लिए क्या करना है। ड्रिप इरिगेशन जिससे पानी की बचत होती है उसको करिए, फूड वाटर प्लानिंग राशनिंग करिए, प्रॉपर असेसमेंट करिए कितने फूड रिज़र्व की ज़रूरत है, कितने ह्यूमंस है, कितना लाइफ स्टॉक है आपके पास में, कितने जानवर आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं इस एरिया में, वो सब के हिसाब से प्लानिंग करिए। सिर्फ इंसान के लिए प्लानिंग मत करिए, जानवरों के लिए भी प्लानिंग करिए, प्लांट्स के लिए भी प्लानिंग करिए, सब चीज़ के लिए प्लानिंग करिए। जो चीज़ें आ रही हैं उसको फेयर प्राइस से डिस्ट्रीब्यूशन करिए, फूड ग्रेन्स का, रिलीफ वर्क का, सब चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करिए। वाटर इंटेंसिव एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं आपके यहाँ पे उनको ज़रा इमीडिएटली रुकवा दीजिए। अगर वो इमरजेंसी तौर की चीज़ें नहीं हैं तो उसको रुकवा दीजिए, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम। क्या ना करें, फूड का वेस्टेज बंद करिए, लार्ज स्केल पार्टीज़ मत करिए, लोगों के खाने को होर्ड करके मत रखिए, चाहे उसको आपको हाई प्राइस पे बेचना हो चाहे अपने कंजम्पशन के लिए, होर्ड करके तो मत रखिए। लोगों को, दूसरे लोगों को, सबको उसके ऊपर एक्सेस दीजिए, खाने दीजिए सबको। जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर, जो आग लग जाती है जंगल में बहुत बड़ी डिवास्टेशन होती है, नेचुरल फॉरेस्ट, नेचुरल वेजिटेशन सब कुछ जल जाता है। इसका नेचुरल कॉज एक ही है, लाइटनिंग। बाकी सब तो इंसान जो सबसे बड़ा विलन है वही है, उसके बाकी सारे कॉजेज़ हैं मैन इंड्यूस्ड कॉजेज़। जैसे वो सिगरेट, बीड़ी जली हुई फेंक देता है, मैच स्टिक फेंक देता है, माचिस की तीली फेंक देता है, जगह जगह पे गंदगी क्रिएट करके गंदगी में आग लगा देता है, गार्बेज में आग लगा देता है। टूरिस्ट, शेपर्ड, पिलग्रिम्स भी आग लगा देते हैं, चाहे खाना बनाने के लिए, चाहे जो उनका सामान बच गया फेंक दिया उसको आग से जला देते हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें करी जाती हैं जंगल में वो सब बहुत घातक हो सकती हैं, पूरी जंगल में आग लग सकती है उससे। और ये ड्राई सीज़न जो होता है ना, ऑटम का, जब पेड़ की ब्रांचेस सूख जाती हैं, पत्तियां भी सूख जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, तो तब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है जंगल की आग की, क्योंकि ये जो ड्राई ब्रांचेस और जो नीचे गिरी हुई पत्तियां जो होती हैं ये फ्यूल का काम करती हैं। और अगर ड्रॉट उस एरिया में आया हुआ हो, तो सूखा पड़ा हुआ हो, तब तो और ज़्यादा ख़तरनाक है। ह्यूमिडिटी भी कम होती है इस टाइम पे, तो ये टाइम है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का। और गर्मी भी होती है। अगर साथ में विंड चल जाए, हवा चल जाए, तो ऑक्सीजन भी मिल जाता है। फ्लेमेबल फ्यूल आपको मिल गया, ड्राई लीव्स, ट्रीज, ब्रांचेस के तौर पे, और घास, ऑयली, कुछ कुछ पेड़ ऑयली भी होते हैं, तो ऑयली पेड़ जो होते हैं और ज़्यादा आग को फैला सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं कैटलिस्ट का काम करती हैं, और फायर जो है उससे ज़्यादा जल्दी फैलती है, और जिस डायरेक्शन में विंड चलती है ना उस डायरेक्शन में फायर ज़्यादा फैलती है, और करीब 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आग चलती है आगे। फॉरेस्ट की फायर हर दिशा में। फॉरेस्ट फायर अपने आप रुक सकती है अगर तेज़ बारिश हो जाए, या आगे से फॉरेस्ट कवर ही ख़त्म हो जाए तो रुक जाएगी, नहीं तो फिर आपको मैनुअली रोकनी पड़ेगी। ये दो चीज़ों में ही वो अपने आप रुकेगी। और जो आसपास की जो सेटलमेंट्स होती हैं ना, गांव, ऐसे ही लोग वहाँ पे जंगलों में रहने लग जाते हैं, तो वो भी फॉरेस्ट फायर की चपेट में आ सकते हैं। टेम्परेचर तो बहुत बढ़ जाता है, वार्म एयर करंट्स आ जाती हैं, स्मोक, धुआं, स्पार्क्स उड़ रहे होते हैं, और ये हवा से स्पार्क्स कैरी भी होते हैं। तो वहाँ पे जो जहाँ पे उनकी सेटलमेंट्स हैं, जहाँ पे वो रह रहे हैं, वहाँ पे भी आग फैलने का बहुत बड़ा चांस होता है। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए जंगल की आग बढ़ाने के लिए नहीं, जंगल की आग से बचने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उसको पालन करिए। स्पेशल पेट्रोलिंग करिए फॉरेस्ट की ड्राई सीज़न में।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उसके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है फायर जंगल की आग को बुझाने के लिए क्या ना करें। ड्राई सीज़न के दौरान जब आप फॉरेस्ट से ट्रैवल करते हैं तो जलती हुई मैच स्टिक, सिगरेट, बीड़ी ये सब ना फेंकिए। जो लोग उसके आसपास रहते हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। फिर आते हैं हम मैन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स। अभी तक तो हम आए रहे थे ना नेचुरल डिज़ास्टर्स, अब मैन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर, सबसे बड़ा विलन आदमी। तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली, अनअवेयरनेस, इग्नोरेंस, फेलियर ऑफ मशीनरी सिस्टम, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल एक्सीडेंट कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मैन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स। सब कुछ आदमी ही कर रहा है इसमें, कहीं पे वो जान के, कहीं पे अनजाने में, कहीं पे गलती से, कहीं पे मशीन की फेलियर हो गई, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कंट्रोलेबल है, कहीं पे अनकंट्रोलेबल है। इस तरीके से मैन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स होते हैं। वो वापस हम बता देते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली, अवेयरनेस, अनअवेयरनेस, इग्नोरेंस, फेलियर ऑफ मशीनरी सिस्टम भी होता है भैया, सिर्फ मशीनरी नहीं, पूरा सिस्टम भी फेल हो सकता है। कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल एक्सीडेंट कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत बड़ा डैमेज होता है, तो उसको कहते हैं मैन इंड्यूस्ड डैमेज। इसमें इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, गैस लीकेज, टेररिस्ट अटैक, राइट्स, ट्रैफिक प्रॉब्लम, ये सब आते हैं। तो अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल टाउन्स, मिल्स, फैक्ट्रीज़, ये सब एरिया में ज़्यादा चांसेस होते हैं। जितनी मर्जी प्रिकॉशंस ले लीजिए, एक्सीडेंट हो सकते हैं। एक्सीडेंट का नाम ही एक्सीडेंट है, वो हो सकता है, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए आपको। और इससे ह्यूमन लाइफ की, जो आप लाइफ स्टॉक पालते हैं, गाय, भैंस और भी जो चीज़ पालते हैं, उनको भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन हो सकता है, एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट हो सकता है बहुत बुरी तरह से। ह्यूमन एरर जो है ये बेस ऑफ एक्सीडेंट है। कहीं ना कहीं पे, किधर ना किधर तो आदमी की गलती रहती है मैन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स में। तो एक्सीडेंट किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट केयर ऑफ मशीन, M/C मशीन के लिए लिखा हुआ है मैंने। तो मैनेजमेंट करिए, मशीन्स की केयर करिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को अच्छे से फॉलो करिए, जो प्रिकॉशंस हैं उसको अच्छे से फॉलो करिए, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसका कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिनिश गुड्स, प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ हैम्पर हो सकता है अगर ये हो गया तो उसके लिए आप तैयार रहिए हर सिचुएशन का सामना करने के लिए। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था इंडिया में, एक भोपाल में। भोपाल है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। वहाँ पे एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड, वो अमेरिकन फैक्ट्री थी, और वहाँ पे बनते थे इंसेक्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड्स के लिए वो फैक्ट्री में स्टोर करी गई थी MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो पहले हम उसके बारे में बाद में बताते हैं, पहले आपको ये बता देते हैं कि इंडस्ट्रियल टाउन्स, मिल्स, फैक्ट्रीज़ में एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जितनी मर्जी आप प्रिकॉशंस लीजिए। और ह्यूमन आदमी का, लाइफ स्टॉक का, प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लॉस होता है। एनवायरनमेंट भी इफ़ेक्ट होता है, ह्यूमन एरर होता है बेस ऑफ द एक्सीडेंट। मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो भोपाल कैपिटल था MP का, तो यूनियन कार्बाइड का भोपाल का इंसेक्टिसाइड्स का प्लांट था। MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड एक चीज़ होती है, एक बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, उसका केमिकल नेम होता है CH3NCO। तो ये यूज़ होती है इंसेक्टिसाइड्स बनाने में, और बड़े बड़े टैंक्स में इसको स्टोर करा जाता है, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में लगती है उसमें। और खैर वहाँ पे इंसेक्टिसाइड भी बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बनता है। तो ये जो इसका स्टोरेज का जो टैंक था वो लीक कर गया, और 40 मिनट तक लीक करता रहा। ये हादसा हुआ December 3, 1984 को। 40 मिनट लीक कर हुआ क्या
गैस चारों तरफ फैल गई। दिसंबर का महीना था, ठंड का। भोपाल बहुत डेंसली पॉपुलेटेड होता है। करीब 2500 लोग मरे, 10,000 परमानेंटली हैंडीकैप्ड हो गए, 1.5 लाख 1.5 लाख पार्शली हैंडीकैप हुए। जो पानी के रिजर्वायर्स थे, वो ड्रिंकिंग वाटर, लैंड, जो बच्चे भी पैदा नहीं हुए माँ के पेट में हैं, वो प्रेग्नेंट लेडीज़, न्यू बॉर्न बेबी, सब इफ़ेक्ट हुए, बच्चे बूढ़े और जवान सब, और पानी और सब कुछ इफ़ेक्ट हुआ। बर्ड्स और एनिमल्स तक इफ़ेक्ट हुए, वो भी मारे गए। तो क्या करना चाहिए? तो इंस्टॉल एडवांस मॉडर्न वार्निंग सिस्टम, जिससे गैस लीक कब होएगी, कहीं उसमें क्रैक आ गया, क्या प्रेशर ज़्यादा हो गया, बियॉन्ड कैपेसिटी प्रेशर है, तो वो सब एडवांस वार्निंग सिस्टम बता दें आपको। प्रीएम्प्ट करिए, हाई लेवल मेजर्स फैक्ट्री में लगाइए, उनको सपोर्ट दीजिए फैक्ट्री को। कोई गैस लीक होए, ट्रांसफ़र करने एक जगह से दूसरी जगह, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के दौरान तो ज़रा वो कंटेनर को बाहर निकाल दीजिए, टैंकर को बाहर निकाल दीजिए, ह्यूमन सेटलमेंट से दूर ले जाइए। विंड डायरेक्शन देखिए, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागिए अगर गैस लीक हो गई तो। मेडिकल हेल्प की इमीडिएट लेके जाइए। मेडिकल हेल्प के लिए अपने आप ट्रीट मत करिए। वो केमिकल से क्या होना है, क्या नहीं होना है, उसका क्या इफ़ेक्ट है, क्या नहीं इफ़ेक्ट, आपको सब कुछ नहीं पता है अभी। तो जब भी किसी को सांस लेने में परेशानी हो रही है, आइज़ बर्न हो रहे हैं, तो उसको खुद मत ट्रीट करिए, उसको मेडिकल हेल्प ही करवाइए। जो वीक, अनकॉन्शियस, कमज़ोर, अनकॉन्शियस, फेंटेड लोग जो हैं, उनको इफ़ेक्टेड एरिया से दूर लेके जाइए, मेडिकल हेल्प में लेके जाइए, मेडिकल हेल्प के पास लेके जाइए, फायर ब्रिगेड को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए। अपने व्हीकल को ऐसी जगह पे मत रखिए जहाँ से कि वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को इफ़ेक्ट करें, ऑब्स्ट्रक्ट करें। क्या नहीं करना चाहिए? जो आदमी रेस्क्यू ऑपरेशंस के साथ एसोसिएटेड नहीं हैं, उनको भीड़ नहीं करनी चाहिए और रेस्क्यू ऑपरेशंस को रोकना नहीं चाहिए, हिंडर नहीं करना चाहिए, उनको क्लियर रास्ता दीजिए। जहाँ पे इफ़ेक्टेड एरिया है उसके अंदर मत एंटर करिए जब तक अथॉरिटीज़ उसको सेफ़ एरिया नहीं डिक्लेयर कर देती, नहीं तो आप और एक कैजुअलिटी हो जाओगे उस एक्सीडेंट की, और जो रेस्क्यू वाले हैं उनकी परेशानी और बढ़ाओगे आपके अकाउंट से। रेस्क्यू ऑपरेशंस में भाग मत लीजिए। अगर आपको इसकी ट्रेनिंग या इसकी प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है तो आप इसमें भाग मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। फिर आता है एपिडेमिक या वायरल डिजीज़। एपिडेमिक से और भी एक और चीज़ पैंडेमिक भी होता है। पैंडेमिक अभी 2020 में आया था। आप सब लोग जो भी 9th क्लास में हैं वो तब 6th-7th क्लास में होंगे, और उन्होंने सब ने देखा हुआ है कि पैंडेमिक क्या होता है, तो उनको पता ही है। और वायरल डिजीज़ क्या होती हैं उनको बहुत सारी नॉलेज है। मैं जो आपको बताऊंगा वो थोड़ा सा आपको सिर्फ ब्रशअप कर देगा, आपके माइंड में पीछे में बहुत नॉलेज है, आप इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं एपिडेमिक वायरल डिजीज़ के बारे में। तो एपिडेमिक जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल और बहुत ही वाइड एरिया में उनको एक ही डिज़ीज़ होती है, एक ही डिज़ीज़ के वो सब शिकार हो जाते हैं, लोगों की जानें भी जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो आपको पता ही है कि बहुत फास्ट स्प्रेड करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन या और किसी इन्फेक्शन के कंपैरिजन में वायरल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड करता है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं डेंगी, इबोला, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंज़ा, और विक्टिम्स जो होते हैं थाउजेंड्स में हो जाते हैं इसके। इसके अलावा और एक नाम है जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, वो आप सबको पता है, मेरे को दोहराने की ज़रूरत नहीं, जो 2020 में आया था, मार्च 2020 में। तो उससे पहले अगर हम चलें तो लोग प्लेग से मारे जाते थे। प्लेग मतलब हैज़ा, हज़ारों लाखों लोग मर जाते थे। और अब
प्लेग जो है हैज़ा जो चूहों से फैलता था वो कंट्रोलेबल है। साइंटिफिक इन्वेंशंस हो गई, एंटी वायरल वैक्सीन्स हो गए हैं, और भी सेफ्टी और प्रिवेंशन के मेजर्स हैं। लेकिन वायरल डिजीज़ नई नई आती रहती हैं। एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए हम क्योर ढूंढ लेते हैं, लेकिन नई डिजीज़ आती रहती हैं, नए टाइप के वायरस आते रहते हैं, जैसे अभी 2020 में आया था। तो वो एक डेंजर होता है कि वो जो नया वायरस आएगा वो वाइड स्प्रेड डेथ्स लेके आएगा, उसके लिए कोई मेडिसिन भी नहीं होंगी। सूरत गुजरात 1994 में प्लेग एपिडेमिक आया था, हैज़ा। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में कोल्हापुर के साइड पे भी आया था। खैर रिसेंट एपिडेमिक्स जो है स्वाइन फ्लू, डेंगू, ये सब तो बहुत दफ़े आते रहते हैं। बहुत सारी जो एजेंसीज़ हैं वो इसका प्रिवेंटिव मेजर्स और स्टेप्स फॉलो करती हैं, डेथ्स कम करवाती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट में जो आपका 2020 का जो वायरस था, जिसका मैं नाम भी नहीं ले रहा, जो बुक में भी नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं, वो इन सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग था। और आपने वो चीज़ देखी हुई है कि कैसे उसको कंट्रोल करा गया था, कैसे उसका वैक्सीन बनाया गया था, सब कुछ आपको पता है, क्योंकि आप उसके थ्रू गुजरे हो। आपको इसके बारे में, एपिडेमिक वायरल डिजीज़ के बारे में मुझको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर सेफ्टी रेमेडीज़ अगेंस्ट वायरल डिजीज़ फिर भी जो बुक में लिखा हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ, मजबूर हूँ, बताना पड़ता है मेरे को। प्रिवेंटिव विजिलेंट स्टेप्स लेने चाहिए आपको। अवेयरनेस प्रोपेगेंडा इन्फेक्शन के बारे में, ये कैसे होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे उसके उससे सेफ्टी दूर रहा जा सकता है, उसके सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, ये सब चीज़ें आपको भी पता चली हुई है। मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको सब कुछ पता चली हुई है। वो अगर उसका वायरस आपकी थूक से, आपके हवा से बाहर आता है और लोहे के ऊपर रहता है तो कितनी देर तक वो ज़िंदा रहेगा, और दूसरे किसी और सरफेस पर रहता है, चला जाता है तो कितनी देर तक ज़िंदा रहेगा, ग्लव्स पहनने नहीं पहनने, मास्क पहनना नहीं पहनना, ये सब चीज़ें आपको पता है। एंटी वायरल डिजीज़ वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, लोगों को दी जाती हैं, कैसे दी जाती हैं, इतना बड़ा चीज़ हो चुका हुआ है आपके सामने, तो आपको तो मेरे से ज़्यादा ही पता है। स्पेशल सेपरेट वार्ड बनाना चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स के लिए। जो स्टेप्स एंड गाइडलाइंस हु की हैं, हु कौन है भाई, हु इज़ हु, तो गाइडलाइंस जो हु की हैं वो, या इंटरनेशनल या नेशनल इंस्टीट्यूट्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की, जो इस बारे में, इस डिज़ीज़ के बारे में, इस इन्फेक्शन के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में, इस एपिडेमिक के बारे में है, उन सबको फॉलो करनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम रिटर्न करके वहीं पे आ जाते हैं, हु इज़ हु। तो WHO हु जो है दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आते हैं और एक मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर, दैट इज़ टेररिस्ट अटैक। तो इमोरल डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टेररिज्म। इसमें आते हैं इनह्यूमन एक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी, जीनोसाइड, एब्डक्शन, हाईजैकिंग, होस्टेज, ये सारे मैं वेपन्स के नाम बोल रहा हूँ, टेररिज्म के में जो वेपन्स यूज़ होते हैं उसके नाम बोल रहा हूँ आपको। तो एक बार वापस बता देता हूँ, जीनोसाइड, एब्डक्शन, हाईजैकिंग, होस्टेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये सब वेपन्स हैं। AK-47, RDX, बॉम्ब, टाइम बॉम्ब, ये सब वेपन्स नहीं हैं, उनसे ऊपर के वेपन्स ये हैं, क्योंकि ये है वेपन्स ऑफ टेररिज्म, जिससे डर पैदा करा जाता है और अटेंशन ड्रॉ करी जाती है, अपनी तरफ अटेंशन खींची जाती है और बोला जाता है कि मेरी डिमांड्स पूरी करो, नहीं तो मैं और लोगों को मार दूंगा, या जितने लोगों को मैंने बंदी बना लिया उन सबको मार दूंगा। तो ये जो AK-47, बंदूक, राइफल, बॉम्ब, टाइम बॉम्ब, RDX, ये वेपन्स नहीं होते। वेपन्स होते हैं ह्यूमंस, होस्टेजेस, इनको हाईजैक कर लिया है एरोप्लेन को,
लाइव ह्यूमंस, ये सब इसमें होते हैं वेपन्स। 1990 से पूरी दुनिया में खौफनाक तरीके से बढ़ चुका हुआ है टेररिज्म। इंडिया में तो 1980 से ही है। टेररिज्म जो है मैनकाइंड का दुश्मन है, आदमी का दुश्मन है। वो किसी रेस को, किसी कम्युनिटी को, किसी रीजन को कुछ नहीं देखता, उसकी कोई आंखें नहीं होती। दुनिया भर में फैल रहा है ये, कोई कंट्री इससे बची हुई नहीं है। टेररिज्म के अटैक किस तरीके के होते हैं? कोई बस को हाईजैक कर लिया, ट्रेन को हाईजैक कर लिया, एरोप्लेन को, ऐसे सब चीज़ों को हाईजैक कर लिया, लोगों को होस्टेज बना दिया, अथॉरिटीज़ को प्रेशराइज़ करा कि मेरे पास ये होस्टेज है, मैं इनको मार दूंगा, तुम मेरे को पैसा दो, ये जो मेरी डिमांड है वो दो, मेरे आदमी जो तुम लोगों ने पकड़ के जेल में डाले हुए उनको रिहा कर दो, या कोई और डिमांड करते हैं, वो सब डिमांड पूरी करी जाए। जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो होस्टेज प्रिजनर्स के जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो फंस गए टेररिस्ट के जंगल में, उनको शांति रखनी चाहिए और अथॉरिटीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। अथॉरिटीज़ उनके हित में काम करती हैं, तो उनको अथॉरिटीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि अथॉरिटीज़ जो भी करेंगी हमारे परिजनों के सुरक्षा के लिए ही करेंगी। तो प्रॉपर प्लान्स बनते हैं, इम्प्लीमेंट करे जाते हैं, सिटीजन्स को रिलीफ देने के लिए कमांडोज बुलाए जाते हैं, निगोशिएशंस करे जाते हैं, बहुत कुछ करे जाते हैं। दोनों साइमल्टेनियसली भी करे जाते हैं, कमांडोज भी बुला के निगोशिएशन भी करके टाइम बाई करा जाता है, सब कुछ करा जाता है इसमें। तो टेररिस्ट अटैक्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टेररिस्ट अटैक्स। सबसे पहले हम ले लेते हैं यूएसए का, इसको हम कहते हैं 9/11 9/11। ये डेट है सितंबर 11, 2001 की। इसको और भी नामों से कहा जाता है, WTC होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, फिर ट्विन टावर, फिर NYC होता है न्यूयॉर्क सिटी। खैर हम आपको बताते हैं 19 टेररिस्ट आए, 4 एरोप्लेन जेट एरोप्लेन हाईजैक करे गए, और ये सुसाइडल अटैक था। जो टेररिस्ट थे वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे, जान देने के लिए और जान लेने के लिए, दोनों के लिए वो तैयार थे। तो उसमें से 2 जेट्स जो थे, जो एयरलाइंस के 2 जेट्स थे, उसको ट्विन टावर WTC यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जाके क्रैश करा दिया गया। जितने भी पैसेंजर्स थे वो सारे मारे गए, दोनों एयरक्राफ्ट के। और उसके अलावा जितने WTC में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जितने लोग रह रहे थे या काम कर रहे थे वो सब मारे गए। बहुत ही बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी न्यूयॉर्क में, ये दोनों के दोनों 2 बिल्डिंगें थी, एक नहीं 2 बिल्डिंगें थी, दोनों को उड़ा दिया गया। एक प्लेन एक बिल्डिंग में क्रैश करा गया। और आप कहोगे कि 4 जेट हाईजैक करे, 2 यहाँ पे ट्विन टावर में लग गए, तो बाकी के 2 क्या हुए? भैया एक पेंटागन क्या है? सीक्रेट सर्विस एजेंसी अमेरिका की, जो दुनिया भर में काम करती है, वहाँ पे भी चले गए, उसको भी खबर नहीं पड़ी। वहाँ पे एक जेट को क्रैश कर दिया गया, एक जेट को एक और जगह पे पेनिनसुला में क्रैश कर दिया गया। वो फार्म में क्रैश हुआ तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। सारे पैसेंजर्स, चारों के चारों जेट के जितने भी पैसेंजर्स थे सब मर गए, सारे क्रू मर गए, जो उसमें टेररिस्ट थे वो भी मर गए। 3000 लोग मरे थे इसमें, 6000 इंजर हुए थे। फिर आते हैं हम इंडिया के, दिसंबर 13, 2001, पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली। पार्लियामेंट हाउस क्या होता है? डेमोक्रेसी का मंदिर होता है। तो जहाँ से गवर्नमेंट चलाई जाती है, संविधान में सबसे ऊपर क्या आता है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में 5 टेररिस्ट चले गए, एक ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थे। पूरे कॉम्प्लेक्स को उन्होंने अपने गिरफ्त में ले लिया, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करी। वहाँ पे भारतीय मिलिट्री को भेजा गया, वो उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, और इन जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, जो टेररिस्ट थे, उनके प्लान्स को तोड़ के ख़राब करके पार्लियामेंट को बचाया।
8 सिक्योरिटी गार्ड्स मारे गए, शहीद हुए, 16 लोग इंजर्ड हुए इसमें। फिर आते हैं टेररिस्ट मुंबई, इंडिया मुंबई 26/11/26/11। 26/11 क्या है? 9/11 की तरह कोई डेट है क्या? बिल्कुल करेक्ट डेट है। नवंबर 26, 2008 की डेट है। यहाँ पे बॉम्बे में सीरीज़ ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, फायरिंग होती है दुनिया भर, मतलब हर चीज़ जो मुंबई में इम्पॉर्टेंट है, वेल नोन होटल्स हैं, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं मुंबई की, वहाँ सब जगह आर्म टेररिस्ट घूमते हैं, सबसे मॉडर्न आर्मामेंट्स के साथ लेके घूमते हैं, लोगों को होस्टेज बनाते हैं, बंधक बनाते हैं, फायरिंग करते हैं, बॉम्ब उड़ाते हैं, कुछ भी करते हैं। टोटल कंट्रोल उनका था, टोटल दादागिरी से सब कुछ कर रहे थे, रेलवे स्टेशन पे सब जगह। तो क्या किया गया? 200 NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज भेजे गए, साथ में 50 मिलिट्री कमांडोज भी भेजे गए, साथ में 5 बटालियन और लोगों को भी भेजा गया ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में किया जाए, लोगों को दूर रखा जाए इनसे, बीच में एक दीवार बनाई जाए ताकि इनको एलिमिनेट करके, इनको एक जगह पे करके इनको ख़त्म किया जाए। 2 दिन ऑपरेशन चला, सारे के सारे टेररिस्ट मारे गए, 137 लोग इंजर हुए, सारे टेररिस्ट मारे गए। तो एक को जिंदा भी पकड़ा गया, उसको बाद में फांसी दी गई, उसका नाम आपको पता ही होगा, अजमल कसाब। आगे आते हैं भाई, दुनिया भर में पाकिस्तान पेशावर दिसंबर 2014। भाई सारी दुनिया में तो टेररिज्म एक्सपोर्ट कोई जना कर रहा है तो उसको भी सुरक्षित रहना चाहिए, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप सांप पालोगे तो वो सांप आपको भी डस सकता है। तो खैर पाकिस्तान पेशावर में दिसंबर 2014 में आर्मी स्कूल जो है कैंटोनमेंट में, वहाँ पर टेररिस्ट अटैक कर देते हैं। 132 स्टूडेंट्स और 9 और लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। टोटल 141 लोग मारे जाते हैं इस घटना में, इस टेररिस्ट घटना में। बच्चे, छोटे बच्चे, स्कूल जाते हुए बच्चे। टेररिस्ट अटैक्स में व्हाट टू डू? भैया आपको टेररिस्ट अटैक नहीं करना है, टेररिस्ट अटैक से बचने के लिए क्या करना है वो चीज़ पुलिस को बता दीजिए। कोई भी डाउटफुल आदमी है या उसका डाउटफुल बिहेवियर है, पुलिस को बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए। कोई भी अनक्लेम्ड लावारिस वस्तु पड़ी हुई है, चीज़ पड़ी हुई है, कितनी भी अच्छी क्यों ना दिखे, उठाने में नहीं उठानी है, उसको छूना भी नहीं है। पब्लिक प्लेस पे पड़ी हुई है, शॉपिंग मॉल में, मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में, कहीं पे भी रिलीजियस प्लेस में, सिनेमा में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, मेट्रो स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, गार्डन में, कहीं पे भी पड़ा है, मत उठाइए, पुलिस को इन्फॉर्म करिए। जो सिक्योरिटी चेक्स करे जा रहे हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करिए, कोऑपरेट करिए। अगर आप अपना घर रेंट पे देते हैं तो रजिस्टर करवा दीजिए भैया लोकल पुलिस स्टेशन में, उनका जो भी, जिसको भी आप दे रहे हैं उनका आधार कार्ड ये सब रजिस्टर करवा दीजिए। उनके और भी जो जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होते हैं पुलिस को, वो दीजिए, प्रोवाइड करिए। ये सब आपकी सुरक्षा के लिए है। सीसीटीवी कैमरा लगाइए पब्लिक प्लेसेस में। जब आप ट्रैवल करते हैं तो अगर कोई पैसेंजर अपना सामान पीछे छोड़ जाता है, अपना बैग छोड़ के भूल जाता है या जानबूझ करके छोड़ जाता है, तो ज़रा उसको चोरी करने के लिए मत सोचिएगा, उसको रिपोर्ट करिए रिलेवेंट अथॉरिटीज़ की। ट्रेन है तो ट्रेन की अथॉरिटीज़, जो भी चीज़ है वहाँ की अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करिए, पुलिस को रिपोर्ट करिए। अनक्लेम्ड व्हीकल कोई पड़ा हुआ है तो उसको भी रिपोर्ट करिए पुलिस को। क्या नहीं करे टेररिस्ट अटैक में? कोई भी आपको कोई गुड दे, कोई सामान दे, कोई पार्सल दे, कोई ईटेबल दे, अननोन पर्सन दे रहा है तो मत लीजिए भैया। अपना घर प्रॉपर्टी अननोन लोगों को मत दीजिए बिना प्रॉपर इंक्वायरी करे। और ये आपको अपनी प्रॉपर्टी जो रेंट पे देते हो उसके, जिसको रेंट पे दिया उसके पेपर्स ज़रा पुलिस डिपार्टमेंट में, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सबमिट करिए।
अपनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बिना इंक्वायरी के ऐसे ही मत बेचिए। और चाहे आपका ऑटोमोबाइल है, चाहे आपका घर है, दुकान है, ऑफिस है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, किसी भी चीज़ को अननोन पर्सन्स को मत बेचिए। राइट्स ये भी मैन इंड्यूस्ड होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में हैं। हर कंट्री, अब कोई भी कंट्री राइट्स से छूटी नहीं रह गई है। ज़्यादातर जो लोग राइट्स में फंसते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनको पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, क्यों, क्या उसका रूट कॉज था, वो क्यों वहाँ पे पहुँचे, कैसे पहुँचे, किस पर्पस से वो वहाँ पे गए। क्राउड, उन्होंने भीड़ भड़क्का कर दिया, कोई कॉमन पर्पस नहीं होता है उनका, कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन पीस और इंटेंस और सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है वहाँ पे। और ये सब कुछ इंटेंशनली होता है। लॉ को अनस्टेबलाइज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को तोड़ने के लिए ये सब करा जाता है। पॉलिटिकल रंग भी ले लेता है राइट, कम्युनल हो जाता है, भेदभाव करने लग जाता है, रेस, कास्ट, क्रीड, रिलीजन किसी तरीके से कम्युनल हो जाता है। रिवोल्ट का रूप भी, विद्रोह का रूप भी धारण कर लेता है। पीस हार्मोनी को डिस्टर्ब करता है, सोशल वेलबींग को डिस्टर्ब करता है, सारी चीज़ें ख़त्म कर देता है। जो अनजाने नागरिक होते हैं, इनोसेंट सिटीज़न, वो सफ़र करते हैं। लाइफ सस्टेनेंस जो होता है डेली वेज अर्नर का, जो एक लेबरर होता है, उसके लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसको मंथली सैलरी तो मिलती नहीं, उसको तो डेली काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा। अगर उसकी रोजी रोटी मारी जाती है तो सोचिए उसको कितना नुकसान होता है। लाइफ और प्रॉपर्टी को भी बहुत डैमेज पड़ता है। यूनिटी, इंटीग्रिटी जो होती है देश की और देशवासियों की, वो दोनों आ जाते हैं मुसीबत में। राइट्स को जल्दी से जल्दी कर्ब करना चाहिए, रोकना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस के साथ में। रूमर्स क्या करें, रूमर्स को रोकिए। वायलेंस और टॉक्स जो चीज़ें, जो बातें जिससे लोगों में नफ़रत फैलती है, वो चीज़ें रोकिए। पीस कमेटी बनाइए अपने रेजिडेंशियल एरिया में और उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होइए, खुद भी सिविल ड्यूटी करिए, राइट विक्टिम्स की हेल्प करिए, क्या ना करें। तो राइट स्प्रेड करने में किसी भी तरीके की हेल्प मत करिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए। जो इंस्ट्रक्शंस अथॉरिटीज़ दे रही है, कर्फ्यू की दे रही हैं, सेक्शन 144 की दे रही हैं, 5 जने, 4 जने या उससे ज़्यादा जने इकट्ठे नहीं हो सकते, वो सब चीज़ों का जरा फॉलो करिए। और भी जो कहा जाता है, बाहर ना निकलिए तो बाहर मत निकलिए बिना काम के। कोई भी चीज़, बेसलेस टॉक्स, रूमर्स, सोशल मीडिया के फॉरवर्ड, ये सब बिना बात के, बिना चेक करे तो स्प्रेड करिए मत, फैलाइए मत। फिर आते हैं हम ट्रैफिक प्रॉब्लम्स में। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स तो हर सिटी में, पूरी दुनिया भर में फैल चुका हुआ है। ये भी मैन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर है। व्हीकल जो होते हैं वो स्नेल की पेस पे चलते हैं। स्नेल, आपको पता है ना कि कितना धीरे धीरे चलते हैं स्नेल, जो अपने पीठ के ऊपर अपना घर भी लेके चलता है, तो वो कितनी तेज़ चलता है, कितना धीरे चलता है, आपको पता ही है। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, सारे व्हीकल्स एक दूसरे के साथ में चिपके हुए होते हैं, लंबी लाइनें होती हैं व्हीकल्स की। रोड्स पे हर बड़ी सिटी में पूरा स्टैंड स्टिल हो जाता है ट्रैफिक। और ये खासकर होता है पीक आवर्स में, जब सुबह शाम का टाइम होता है, जब सबसे ज़्यादा लोग ऑफिस जा रहे होते हैं या ऑफिस से घर आ रहे होते हैं, वैसे टाइम पे। और पूरे इसको कहा जाता है ट्रैफिक जैम। खाने वाला जैम नहीं है, ये ट्रैफिक जैम है। इसको कंट्रोल करने के लिए और नॉर्मलाइज होने के लिए ट्रैफिक को काफ़ी टाइम लगता है। इससे एयर और नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है। टॉक्सिक मतलब जहरीली और डेंजरस गैसेस व्हीकल्स से बाहर निकलती हैं। व्हीकल्स का एसी भी चल रहा तो उससे और ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। पेट्रोल बर्न करने से, यानी कि पेट्रोल डीजल जो भी है वो बर्न करने से तो वैसे ही निकल रही थी डेंजरस गैसेस, में एसी वगैरह से और ज़्यादा डेंजरस गैसेस निकलती हैं।
पब्लिक हाइजीन, वेजिटेशन, सब के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। टाइम, पेट्रोलियम, सबका वेस्टेज होता है। व्हीकल ड्राइवर्स, ट्रैवलर्स, जो रास्ते में पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनको भी बहुत स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, हेल्थ प्रॉब्लम, ये सब होते हैं। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, फिर अर्बनाइजेशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन होती है तो अर्बनाइजेशन इसके एक बहुत बड़ा कारण है या प्रॉब्लम है, और सारी बड़ी सिटीज़ में होती है दुनिया भर की। रेस्क्यू रिलीफ व्हीकल्स जो इसमें से जा रहे होते हैं, चाहे एम्बुलेंसेस हो चाहे 108 की व्हीकल्स हों, वो यहाँ पे फंस जाते हैं और उसके अंदर वो या तो किसी बीमार या एक्सीडेंट के विक्टिम को लेने जा रही होती है या उसको लेके जा रही होती है हॉस्पिटल। तो उन सब की लाइफ को बहुत बड़ा ख़तरा हो जाता है, तो ट्रैफिक बढ़ जाता है ड्राइवर्स की नेग्लिजेंस से। जो ट्रैफिक के साइन सिंबल्स हैं वो सब अंडरस्टैंड नहीं करते हैं लोग, और यहाँ उसको नज़रअंदाज करके आगे चल जाते हैं या उनको जानते ही नहीं हैं। इस तरीके से भी काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। बहुत ही ज़्यादा हाई मोर्टेलिटी रेट है, टेररिस्ट अटैक से ज़्यादा इसका मोर्टेलिटी रेट है इंडिया में। इससे जो डेथ्स होती हैं, लोग परमानेंटली इनवैलिड हो जाते हैं, उनके हाथ पैर परमानेंटली ख़राब हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? माइनर अनलाइसेंस पर्सन जो व्हीकल चलाते हैं वो थ्रेट होते हैं एक्सीडेंट कॉज करने के लिए, उनको मत दिया करिए व्हीकल। हैवी व्हीकुलर ट्रैफिक, अनकंट्रोल्ड स्पीड, कहीं पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड स्पीड है, लोग ज़्यादा चलो यार और तेज़ चलाते हैं और तेज़ चलाते हैं। लोगों को जल्दी मची हुई होती है, मैं पहुंच जाऊं टाइम पे, अनड्यू हेस्ट। अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग, वहाँ पे कोई आदमी नहीं होता है रोकने के लिए लोगों को, इधर से ट्रेन आ रही होती है, इधर से लोग अपनी गाड़ी घुसा देते हैं अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग में, एक्सीडेंट तो नहीं है। फिर इंस्ट्रक्शंस जो ट्रैफिक की हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, वो सब का पालन नहीं करना या उनको जानना ही नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। प्रॉपर ट्रैफिक प्लानिंग नहीं करना स्टेट या अथॉरिटीज़ के, टाइमली इफ़ेक्टिव स्टेप्स नहीं लेने की ट्रैफिक बढ़ रहा है तो हम कुछ रोड चौड़ी कर दें, कुछ कर दें, कोई ऑल्टरनेट रास्ता देते हैं। ऑब्ज़र्व ट्रैफिक रूल्स करें, नहीं सब नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में तो होएगा ही होएगा ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। क्या करें, व्हाट टू डू? तो व्हाट टू डू टू प्रिवेंट ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, ये कहना चाहते हैं। तो सबर्बन टाउनशिप्स डेवलप करिए, जहाँ पे भी बड़े सिटीज़ हैं उसके आसपास में सबर्बन टाउनशिप्स, छोटी छोटी टाउनशिप्स डेवलप करिए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बढ़ाइए, वहाँ तक सबर्बन्स तक लेके जाइए और ऐसा करिए उसको कि लोगों को अपने व्हीकल जाने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से उनका काम हो जाए। सेपरेट ट्रैक्स बनाइए पेडेस्ट्रेंस के लिए, जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए और साइकिलिस्ट के लिए। रोड से इंक्रोचमेंट हटाइए, रोड को चौड़ा होने दीजिए। स्लो व्हीकल्स को साइड पे, जिसको आदमी खींचते हैं, जानवर खींचते हैं, जैसे रिक्शा, ऐसी सब चीज़ें, उनको पीक आवर्स में रोड पर मत आने दीजिए या उनको एक सबसे लेफ़्ट साइड वाली लेन दे दीजिए। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाइए, एजुकेशनल एडवर्टीज़मेंट के थ्रू। कार पूल करिए, जो लोग एक ही ऑफिस, एक ही जगह के आसपास जा रहे हैं, एक ही जगह से एक ही जगह जा रहे हैं, वो कार पूल यूज़ कर ले और एक ही टाइम है उनका, तो इंडिविजुअल 5 व्हीकल के बदले 4 व्हीकल लेके चले जाएं ना, कार पूल कर लें, तो वो 4 व्हीकल रोड पे नहीं जाएंगे तो उससे भी ट्रैफिक कम हो जाएंगे। जो डिगिंग और रिपेयर वर्क रोड को खोद देते हैं, उसका काम करते हैं, उसके ऊपर कुछ वो जरा जल्दी करें ताकि इमीडिएटली रोड्स रिस्टोर हो जाएं ट्रैफिक के लिए। जो रिलीजियस या मैरिज, शादी की या धार्मिक प्रोसेशन, जुलूस, ये सब निकालते हैं, बारात निकालते हैं, वो पीक ट्रैफिक आवर्स में ना निकालिए, उनको ऑफ पीक आवर्स में निकालिए। जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का वो करिए, जैसे एक्सप्रेस हाईवे,
ओवर ब्रिजेस, फ्लाईओवर, रिंग रोड, बाईपास, ये सब बनाइए सिटीज़ में ताकि ट्रैफिक वहाँ से जा सके। क्या करना चाहिए ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के लिए? जो भी जना अपनी जॉब पे जाता है उसको एक दिन तो हफ्ते में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करना चाहिए। सीट बेल्ट और हेलमेट पहननी चाहिए जब भी ड्राइविंग करें। स्ट्रिक्ट अगर कोई जना ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करता है तो उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दीजिए। ड्रंक एंड ड्राइविंग, अनलाइसेंस ड्राइवर्स, रेकलेस ड्राइवर्स और जो ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करें उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दीजिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए। आरसी बुक जो होती है, रजिस्ट्रेशन बुक, पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, सब अपने साथ में रखिए, अपनी गाड़ी में ही रखिए, व्हीकल में रखिए। जो नंबर प्लेट जिस तरह की आरटीओ बताता है, रिकग्नाइज बाय आरटीओ, दूर से पहचानी जा सकती है, तो वो चीज़ आरटीओ के वैसे वाली नंबर प्लेट यूज़ करिए। फर्स्ट एड बॉक्स अपने व्हीकल में रखिए। लेन ड्राइविंग करिए, प्रॉपर लेन में ड्राइव करिए। साइड मिरर्स का यूज़ करिए। पूरी अटेंटिवनेस, पूरे कंसंट्रेशन के साथ ड्राइव करिए। सारे के सारे डोर्स आपके लॉक्ड हैं ड्राइव करने से पहले, ये ज़रा चेक कर लीजिए। पार्किंग लाइट्स ऑन करिए जब भी आप कहीं पे अपनी व्हीकल को रोकते हैं। डिपर यूज़ करिए, जो लोअर बीम होती है ना वो वाला यूज़ करिए रात में, जिससे सामने से आने वाले छोटे व्हीकल और पेडेस्ट्रियंस जो है पैदल चलने वाले उनको प्रॉब्लम ना हो। ड्राइविंग करते समय शूज़ पहनिए और व्हीकल को जब भी ओवरटेक करें तो राइट हैंड साइड से ही ओवरटेक करें। स्लोअर व्हीकल्स को एक्सट्रीम लेफ़्ट लेन में चलाइए। व्हाट नॉट टू डू, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन मत करिए। गुड ट्रांसपोर्ट, गुड्स जो सामान वाहक है, ट्रक वगैरह, उनको रात में, देर रात में या अर्ली मॉर्निंग में उनको सिटी के अंदर एंट्री दीजिए, बाकी टाइम पे नहीं दीजिए। और एक्सेस वेट नहीं लेके जाइए। नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स के ऊपर अगर पाबंदी है या एक्सेस वेट के ऊपर पाबंदी है तो उससे ज़्यादा मत कैरी करिए। कोई जो आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बोर्ड, साइन, सिंबल्स लगे हुए रोड पे, उसको डीफेस या स्पॉयल, ख़राब मत करिए, क्योंकि वो ड्राइवर्स को कुछ बता रहे हैं, उसको ड्राइवर को पता चलना चाहिए। कोई व्हीकल जो है उसका डिज़ाइन को अल्टर करके उसमें चेंजेस मत करिए। मोबाइल फ़ोन या ईयरफोन्स ड्राइविंग के दौरान मत यूज़ करिए। जब आप रोड क्रॉस करते हैं, रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं, उस टाइम पे आपको ईयरफोन पहन के नहीं क्रॉस करना है, चाहे आप पैदल ही क्यों ना हो। आपको अटेंटिव रहना है, आपको सुनाई भी देना चाहिए, दिखाई भी देना चाहिए, तभी आप रोड क्रॉस करिए। और चारों तरफ देख के, चारों तरफ की आवाज़ें सुन के आप क्रॉस करना है। जो लोग हैं वो अपने बच्चों को जो जिनके पास ड्राइविंग का नॉलेज नहीं है या जो अनलाइसेंस्ड हैं, जिनके पास अभी लाइसेंस नहीं, उनको ड्राइविंग नहीं करने देना चाहिए। ये लॉ के भी ख़िलाफ़ है, तो इनको स्ट्रिक्टली ये ना करना चाहिए। ट्रैफिक के रेगुलेटर्स से ज़रा आर्ग्यू मत करिएगा। फिर जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे चलो भाई हम भी देख के आते हैं, भीड़ लगी हुई है, हम भी जाके देख के आते हैं, तो आप ऐसा मत करिए। इससे जो रिलीफ रेस्क्यू वर्क है उसको पाबंदी होती है, वो नहीं आ पाता है। फिर आप जो आपके पुराने ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनका यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे पॉल्यूशन भी होता है और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। म्यूज़िकल हॉर्न्स या हाई डेसिबल, बहुत ऊंची आवाज़ वाले हॉर्न्स मत लगवाइए। गाड़ी चलाते समय गाड़ी का दरवाज़ा मत खोलिए। जब बहुत कम या ना के बराबर भी ट्रैफिक है, जैसे देर रात में अगर ट्रैफिक लाइट ऑन है तो ट्रैफिक लाइट को फॉलो करिए, आपको रुकना पड़ेगा वहाँ पे। जल्दबाजी मत करिए। अगर ट्रैफिक लाइट ऑरेंज है तो आप इधर उधर देख के लुक, सी एंड गो कर सकते हैं। चिल्ड्रन को रोड पे खेलने मत दीजिए, जहाँ पे ट्रैफिक चलता है वहाँ पे खेलने मत दीजिए। ड्रिंक एंड ड्राइव मत करिए। ड्रग्स लेके या लिकर लेके ड्राइव मत करिए।
डिज़ास्टर्स ऑन ह्यूमन लाइफ, इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर्स ऑन ह्यूमन लाइफ। डिज़ास्टर जो है वो सबको इफ़ेक्ट करता है। अभी तक हमने डिज़ास्टर्स देखे, मैन मेड एंड नेचुरल, पहले नेचुरल देन मैन मेड। तो अब हम आते हैं इम्पैक्ट क्या होता है डिज़ास्टर का ह्यूमन लाइफ के ऊपर। सब लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं डिज़ास्टर। जो जितने भी इसके इल इफ़ेक्ट हैं, दुष्प्रभाव हैं, वो कौन झेलते हैं? जो गरीब होते हैं और अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, जिनके पास कम चीज़ें हैं, वो ही सबसे ज़्यादा इसको झेलते हैं। तो अगर आप इसका दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो जो गरीब है उसी को करना पड़ रहा है, उसी को सब कुछ ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। तो क्या नेचुरल डिज़ास्टर्स ही ज़्यादा, या डिज़ास्टर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा दुष्प्रभाव करते हैं, या फिर गरीबी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? ये फूड फॉर थॉट है, कभी सोचिएगा फ्री होके, एग्ज़ाम के दौरान में नहीं। तो मैक्सिमम इल इफेक्ट्स जो है वो गरीब या अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को झेलने पड़ते हैं। 4 मेजर इफ़ेक्ट होते हैं इसके। इफ़ेक्ट ऑन फिज़िकल फीचर, जो फिज़िकल फीचर जो आपको दिखाई देते हैं उसमें चेंज, बदलाव आता है। बहुत बड़ा हेवी डैमेज होता है या टोटल लॉस हो जाता है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का, रोड का, रेलवे का, ब्रिज का, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस, टेलीकम्युनिकेशन, जो इमीडिएटली रिस्टोर नहीं करा जा सकता। ऐसा लॉस जो होता है उसको फिज़िकल फीचर का लॉस कहा जाता है। इसमें फर्टाइल सॉइल का भी लॉस हो सकता है जब फ्लड आते हैं और इसको इमीडिएटली या काफ़ी टाइम तक नहीं भरपाई हो जाती है उसकी, कि वो चेंज करा जा सके सॉइल। दूसरा इफ़ेक्ट होता है इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी के ऊपर। डेथ हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, लोगों की हेल्थ डिटीरियरेट कर जाती है, ख़राब हो जाती है। रिलेटिव की लॉस के बाद में लोग, उसके डेथ के बाद में लोग डेस्परेट हो जाते हैं, ट्राउमा हो जाता है और उनको ट्राउमा से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसे सिचुएशन में कोई मतलब किसी का जो अर्निंग मेंबर है वही चला जाता है, तो वैसी फैमिली में बहुत कम लोग बचे, जैसे बच्चे और बूढ़े बच गए, तो क्या करोगे भैया? वैसे सिचुएशन में तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंटेंसिव रिहैबिलिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है ज़िंदगी में। इफ़ेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, बहुत बड़ा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है रिहैबिलिटेशन के लिए डिज़ास्टर के बाद में। रूटीन डेवलपमेंट वर्क सारा बाधित हो जाता है, नहीं हो पाता है, कैपिटल कम पड़ता है, प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन में डिले आता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। जब तक इंडस्ट्रियल यूनिट्स वापस फंक्शनल नहीं हो जाते तब तक अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। जो डिज़ास्टर अफेक्टेड एरिया है वहाँ की इकॉनमी बहुत वीक हो जाती है। फिर आते हैं हम सोशल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर, ये पॉइंट नंबर 3 है। लोग भाग जाते हैं वहाँ से, माइग्रेट कर जाते हैं, डर के भाग जाते हैं डिज़ास्टर के बाद में, तो उससे सोशल स्ट्रक्चर जो है उस एरिया का हिट हो जाता है। और वहाँ के लोग जो फेस्टिवल जैसे पहले मनाते थे वैसे नहीं मना पाते हैं। वो फेस्टिवल आते हैं, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है या बहुत कम सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों को सेलिब्रेट करने का मन भी करता है तो बड़े लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, या बड़े लोग अपने गम में खोए हुए होते हैं तो वो सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं। और पुरानी जैसी मज़ा नहीं रहता फेस्टिवल्स में। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो वीक हो जाती हैं क्योंकि सोशल नेटवर्क टूट जाता है। फिर आते हैं रिहैबिलिटेशन आफ्टर अ डिज़ास्टर। फर्स्ट रेस्क्यू, सबसे पहले डिज़ास्टर के बाद में क्या करना चाहिए? रेस्क्यू करना चाहिए। रेस्क्यू के बाद में सेकंड चीज़ क्या करनी चाहिए? रिलीफ एंड कॉम्पनसेशन। थर्ड एंड लास्ट चीज़ रिहैबिलिटेशन। तो अभी हम रिहैबिलिटेशन पर हैं। रेस्क्यू हो चुका हुआ है, रिलीफ हो चुका हुआ है, कॉम्पनसेशन हो चुका हुआ है, अब रिहैबिलिटेशन करना है। रिहैबिलिटेशन हर चीज़ के लिए
अलग अलग तरीके का रिहैबिलिटेशन होता है। जैसे फ्लड के बाद में, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक के बाद में बिल्डिंग्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ड्रॉट यानी कि सूखे के बाद में नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके देने होते हैं, फार्म इम्प्लीमेंट्स देने होते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड्स में। फिर हम आते हैं वायरल एपिडेमिक के बाद में। वायरल एपिडेमिक के बाद में हमारे को मास एजुकेशन, अवेयरनेस, सेफ्टी, फ्यूचर में सेफ्टी बनाने के लिए, अवेयरनेस बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, वो हमको मास एजुकेशन करना पड़ता है। वैक्सीन भी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बुक आपकी पहले की लिखी गई हुई है, आपको पता है कि क्या करना पड़ता है। फिर इन जनरल क्या करना पड़ता है कोई भी टाइप का डिज़ास्टर हो तो। रिहैबिलिटेशन वर्क जो है उसके साथ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी की बाधा, और भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं। सब चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी सब ख़राब हो चुके होते हैं, डैमेज हो चुके होते हैं, तो वो सब के बीच में से आपको काम करना है, लोगों को रिहैबिलिटेट करना है, ख़ासकर उन फैमिलीज़ को जिनको कि अर्निंग मेंबर्स चले गए, अब बच्चे और बूढ़े बच्चे हैं जो अर्निंग एज के बाहर हैं, तो उनको रिहैबिलिटेट करना सबसे मुश्किल काम होता है। फिर क्विक टाइमली सर्विस साइकेट्रिस्ट की देनी पड़ती है उन लोगों को जिनका कोई जना चला गया, और उनको उस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए उनको ये साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, या जिन्होंने डिज़ास्टर होते हुए अपनी आंखों के सामने में देखा और उनके दिमाग में वो बस गया है, तो उनको ये सब इल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर से बाहर निकालने के लिए साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और टाइमली देना पड़ता है। ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है नेसेसरी सर्वाइवर्स को या परमानेंटली हैंडीकैप्ड लोगों को, कि वो अपनी ज़िंदगी का काम कैसे करें। उनकी किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी का और कुछ चला गया, तो उसके बिना वो कैसे अपनी ज़िंदगी बिताएं, उनको वो सब के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और उसके बिना वो एम्प्लॉयमेंट में कैसे काम करें, और किस टाइप के एम्प्लॉयमेंट में काम करें, ये सब भी करके देना पड़ता है। रिहैबिलिटेशन जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है, स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है, ये सब चीज़ें करनी होती है। तो ये अभी हम आपके चैप्टर के एंड पे आ गए हैं। यहाँ पर जो है अर्थक्वेक्स के बारे में आपको दिया गया है कि कब कहाँ कितना बड़ा अर्थक्वेक आया था, ये मैंने आपको अभी बड़ा करके दिखाया, मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ थोड़ा। ये आपकी बुक में दिया हुआ है ये टेबल, ये देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे जो गुजरात में अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 पे, वो है नंबर 10 में। ये कच्छ गुजरात में आया था, 7.6 से लेके 7.7 के रिश्टर स्केल पे आया था। इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं आप। फिर इसमें आता है ये नंबर 23 पर जो है वो जून 1819 का है, 16 जून 1819 को कच्छ गुजरात में आया था, 8.2 रिश्टर स्केल पे। इस तरीके से यहाँ पर है। और 12 मई 2015 को ये आया था नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, 7.3 रिश्टर स्केल का। ये अभी भी अर्थक्वेक आते रहते हैं, 2023 तक भी आए हैं, और वो इस टेबल में नहीं है। इस टेबल में लास्ट अर्थक्वेक जो है वो 2015 का है, मई 2015, 12 मई 2015 तक का इसमें अर्थक्वेक दिए हुए हैं, उससे बाद के अर्थक्वेक नहीं दिए गए हैं। तो ये आप वैसे ही देख लीजिएगा। तो इसके साथ ही हम आ गए हैं टू द एंड ऑफ द चैप्टर। विश यू ऑल द बेस्ट टिल द नेक्स्ट चैप्टर। बाय फॉर नाउ।